हेलो दोस्तों। आप लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी की एक श्रृंखला पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल। और जिसमें आप लोगों ने सारे दर्रा के बारे में कल पढ़ा था। सारे दर्रा यानी कि जम्मू कश्मीर, पश्चिमी घाट और जो भी दर्रे हैं, उन दर्रों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। और भी बहुत सारी चीजें, पठारों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे ले चलते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं मैदान के बारे में, कैसे कैसे मैदान है इंडिया में। तो हम देखते हैं, देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करते हैं। अगर उत्तर भारत का विशाल मैदान की चर्चा करें तो हम पाएंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अगर हम मैप देखें तो हम पाएंगे कि ये प्राद्वीपीय जो भारत है, प्राद्वीपीय भारत है, और ये आपका गुजरात वाला पोर्शन है, और ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, और फिर ये चला आता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, और ये इस तरीके से मेघालय वाला पोर्शन। तो ये जो बन रहा है, ये जो उत्तरी मैदान बन रहा है, उत्तरी मैदान, ये जो सिंधु नदी यहाँ से होकर के जाती है, सिंधु नदी ऐसे क्रॉस करती है, और फिर गंगा नदी जो कि यूपी से होते हुए ऐसे बिहार होके जाती है, ये पश्चिम बंगाल में गिरती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से इंटर होकर के आती है। तो ये इनके जलोढ़ के वजह से, इनके इनके मतलब ये जो जल भरा अफाह तंत्र है, इसकी वजह से जो है एक मैदान क्रिएट होता है। उत्तर में एक मैदान क्रिएट होता है इन नदियों की वजह से, और जिसे उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। ये कौन सी? सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे इस नाम से जाना जाता है। देखिए, इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जलोढ़ जलोढ़ निक्षेपित मैदान कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए, इस मैदान का ढाल किस ओर है? अत्यंत मंद है। जब हम देखते हैं कि अगर उत्तर की ओर ये जो मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, तो ये नदियां यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने का रीजन ही है यहाँ पर मंद ढाल है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये अत्यंत मंद है ढालें। लेकिन जैसे ही अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो ताप्ती हो, तो यहाँ पर गार्ड का निर्माण करती हैं, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो यहाँ पर आपको डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा, मंद ढाल है नहीं। और बल्कि इधर की ओर मंद ढाल है, बंगाल की खाड़ी की ओर। तो ये हम कह सकते हैं कि मैदान का ढाल किस प्रकार का है? तो अत्यंत मंद है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो किस भाग में है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गंगा नदी हो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में कई नदियां जो है, काली नदी, सिंध नदी, काली, घाघरा, गोमती और तिस्ता, ये सारी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं। और इधर से सोन नदी आपकी मिलती है, इधर से यमुना नदी मिलती है। तो इस प्रकार से उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश में जो नदियां मिलती हैं, इस कारण से जो है यहाँ पर विशाल मैदान का क्रिएशन होता है। तो ये जो है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भाग इस मैदान का देखने को मिलता है। देखिए, आइए चलते हैं भाभर का मैदान। देख लेते हैं कि उत्तर भारत क्या दिया है कि उत्तर भारत के उप भाभर का मैदान, उत्तर भारत के उप हिमाचल क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाभर मैदान कहा जाता है। भाभर मैदान का विस्तार कहाँ तक हुआ? तो सिंधु से तिस्ता नदी तक। जो आपने देखा था कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से सिंधु नदी इंटर करती है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन से सिंधु नदी इंटर करती है, और ये जो है पाकिस्तान में इंटर करती है। और ये जो है सिंधु नदी से लेकर के, और इधर जो आपका तिस्ता नदी है, सिंधु और तिस्ता नदी के बीच वाला ये जो मैदान है, तो हिमाचल प्रदेश यानी कि निचला मैदान, ये जो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि क्या दिया गया? उत्तर भारत के उप हिमाचल क्षेत्र के सहारे, उत्तर भारत के जो समतल मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? भाभर। भाभर कहा जाता है। भाभर मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 8 से 10 मीटर है। और 8 से 10 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है?
तो 200 से 300 मीटर है। शिवालिक का जलोढ़ पंख, इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। भाबर के मैदान को क्या कहा जाता है? शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। देखिए, यूं आप समझे कि भाबर वाला क्षेत्र, जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से समझना है तो यूं समझें कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, नदियां यहाँ से आ रही हैं और नदियां यहाँ से आती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ कंकड़ पत्थर और ये सब लेकर के आती हैं और फिर इसके नीचे नीचे निकल निकल जाती हैं। तो ये जो मैदान आपका देखने को मिलता है, ये मैदान आपका भाबर मैदान कहलाता है। तो यही वाला मैदान 8 से 10 मीटर चौड़ा है करीब, और यहाँ जो है 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भाबर का मैदान, इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। देखिए, तराई का मैदान क्या है? तराई का मैदान क्या है? भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस प्रकार के मैदान का विस्तार है? तराई क्षेत्र का मैदान है। और तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर है तराई के क्षेत्र की। देखिए, तराई के मैदान में महीन कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। और तराई के क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियां पुनः सतह पर जीवित हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ पा रहे हैं तो यूं समझें कि जैसे हमने बताया कि ये आपके पहाड़ हैं और पहाड़ से नदियां निकल रही हैं। तो जब नदियां निकल रही हैं तो सारी नदियां क्या लेकर के आती हैं? कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं। और जब कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं तो ये सारी इकट्ठा हो जाता है पर्वतों के नीचे, और ये नदियां यहाँ से लुप्त हो जाती हैं। तो ये नदियां लुप्त हो जाती, मतलब इन पत्थरों के नीचे नदियां बहती रहती हैं और यहाँ पर एक एक मैदान का क्रिएशन होता है इसी प्रकार के कंकड़ पत्थर वाला। तो ये जो मैदान है, ये मैदान भाबर मैदान कहलाता है और इसकी चौड़ाई 10 से 20 मीटर होती है। लेकिन जैसे ही इसके इस पार आती हैं, इस मैदान से भाबर से बाहर निकलती हैं, तो यहाँ पर महीन कंकड़ और रेत आ जाता है। तो ये वाला भाग जो है, ये इसकी इसकी जो चौड़ा इसकी जो आपने देखा, इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर होती है। और ये जो रेत का मैदान जो बनता है, ये तराई क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तराई क्षेत्र कहलाता है। आप समझ रहे होंगे हमारे पॉइंट को कि भाबर क्या कहलाता है, यानी कि जो नदियां आती हैं और नदियां नीचे कंकड़ पत्थर लाके इकट्ठा करती हैं और वो नदियां उस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं और ये मैदान भाबर का मैदान क्रिएट हो जाता है और इसमें नदियां नहीं दिखती हैं। लेकिन जैसे ही इनके बाहर आती हैं, तो बाहर आती महीन कंकड़ और रेत के साथ में बाहर आती हैं। और जब ये बाहर दिखाई पड़ती है तो ये एक रेत का मैदान क्रिएट होता है, महीन रेत का मैदान, छोटे छोटे बिल्कुल महीन कंकड़ होते हैं। तो ये जो मैदान क्रिएट होता है, ये तराई क्षेत्र आपका कहलाता है। यानी कि लुप्त नदियां पुनः सतह पर जीवित हो जाती हैं, ये दिया तराई क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र के मैदान घने वनों से ढका हुआ, और यहाँ पर आपको घने वन मिलेंगे, बहुत सारे घने वनों से ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती और रेत भी मिल जाता है और सारे मिनरल्स भी पानी के मिल जाते हैं वनों के लिए, जिससे यहाँ पर घने वन देखने को मिलते हैं। इस तराई क्षेत्र में बहुत ही घने वन देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपका कहलाता है, ये आपका तराई का मैदान कहलाता है। तो यूं आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो ये आपका, तो आगे चलते हैं हम। ये आपने भाबर और क्षेत्र समझा। अब देखिए बांगर का मैदान क्या होता है। बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। बांगर का मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? पंजाब और यूपी के राज्यों में है। बांगर मैदान कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रेह कहते हैं या रेहू कहते हैं गांव में, और ये कल्लर। देखिए, जो बात समझें, बांगर मैदान अपरदन के कारण उभरी कंकड़ीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मैदान में जब अपरदन होता है तो उभरी कंकड़ीली जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? वो भूड़ कहते हैं। देखिए, यहाँ पर
जो ये आपने देखा यहाँ पर तीन चीजें क्रिएट होती हैं। एक बाबर क्रिएट होता है, बाबर का मैदान, बांगर का मैदान क्रिएट होता है, और एक खादर का मैदान क्रिएट होता है। देखिए खादर के मैदान में क्या होता है, अंतर क्या होता है खादर में और बांगर में। खादर के मैदान में किस प्रकार की जवी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर के मैदान में पूर्ण का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। खादर भूमि की मृदा नमी धारण करने की क्षमता प्रमुख कारण होती है। इसे चीका की अधिकता इसमें है, ये चीका की अधिकता होती है। और पंजाब में खादर मैदान को क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। अब देखिए इसको समझिए, खादर, बांगर और ये तराई का मैदान और भावर का मैदान, यूं आप समझें इसको। देखिए आप यूँ समझें कि मान लीजिए एक देखिए ये आपके पहाड़ हैं, और पहाड़ से नदियाँ निकली, और नदियाँ कुछ क्या लाईं, जलोढ़ लाईं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर के आईं। तो ये जो कंकड़ पत्थर जहाँ नदियाँ विलुप्त हो गई, ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, भाबर पार्ट हुआ। ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, भाबर। तो ये भाबर का मैदान हुआ। और जैसे ही नदियाँ लुप्त होकर के फिर ये मैदान में आ गई, और महीन रेत का मैदान एक क्रिएट करी, तो ये वाला मैदान क्या हो गया, ये वाला मैदान खादर हो गया। ये वाला मैदान क्या हो गया, ये वाला मैदान आपका ये हो गया तराई का मैदान, सॉरी, ये वाला मैदान क्या हो गया, तराई का मैदान। अब देखिए इसी में आपको देखना है, ये जो कंकड़ पत्थर लेकर के आए और यहाँ पर नदियां विलुप्त हो गई, ये भाबर का मैदान क्रिएट हुआ। और फिर ये जो तराई का मैदान जो है, इसी में जो नवीन जलोढ़ आ रही है उधर से, और जो नवीन जलोढ़ आ करके यहाँ पर रुक जाती है, नवीन जलोढ़, ये वाला क्षेत्र आपका नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। और जो सॉरी जो ये नवीन जलोढ़ आकर के आगे आकर के ये आगे बनाएंगी, और ये धीरे धीरे ये पुराना हो जाएगा, नवीन जलोढ़ आगे बढ़ता जाएगा, और ये वाला जो जलोढ़ है ये पुराना हो जाएगा। तो ये वाला बांगर कहलाएगा, ये बांगर का मैदान कहलाएगा। और जैसे ही आगे निकलेंगे जो नवीन जलोढ़ होगा, नवीन, ये वाला मैदान जो है, ये नवीन जलोढ़ वाला मैदान खादर कहलाएगा। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि तीन मैदान क्रिएट हो रहे हैं। कैसे, आपने समझा कि एक ये पहाड़ थे, और पहाड़ से ये नदियां आ रही हैं, और यहाँ पर क्या कर रही हैं, जलोढ़ का निर्माण कर रही हैं। ये कंकड़ आकर के इकट्ठा करती हैं, और ये जो कंकड़ इकट्ठा करती हैं, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। और जैसे ही यहाँ मैदान में आ जाती हैं नदियाँ, ये थोड़ा सा मैदान बिना महीन कंकड़ वाला मैदान क्रिएट करती हैं, ये वाला मैदान क्या कहलाता है, तराई का क्षेत्र। अब ये जो तराई का क्षेत्र है, इसी में दो मैदान क्रिएट होते हैं। कौन कौन से मैदान क्रिएट होते हैं, इसी में मैदान क्रिएट होते हैं आपके कौन से, देखिए कुछ जो पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़, यूँ समझें आप, अ, कुछ होते हैं पुरानी जलोढ़ वाला। तो ये जो पुरानी जलोढ़ होती है, तो ये वाला मैदान आपका बांगर कहलाता है। और जो नवीन जलोढ़ वाला पार्ट है, ये जो आकर के नवीन जलोढ़ बनाती हैं, ये वाला पार्ट आपका खादर कहलाता है। तो समझना है, बांगर का मैदान क्रिएट होता है, खादर का मैदान क्रिएट होता है, और भाबर का मैदान क्रिएट होता है, तराई का मैदान क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे तब समझ पाएंगे। और यही जो है, ये जो ऊपरी सतह है, जब ऊपरी सतह पर क्या होता है कि सफेद नमक की परत जैसा जम जाता है, इसको रेहू कहते हैं। ये बांगर वाले मैदान में देखने को मिलता है, जहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, वहां पर ये वाला मैदान देखने को मिलता है। और बांगर के मैदान में जो अपरदन होता है, उसमें उभरी ककड़ीली मिट्टी जो बच जाती है, जो वो मैदान क्रिएट होता है, उसको भूड़ कहते हैं। देखिए
खादर वाला आपने समझा ही कि जो नवीन जलोढ़ होती है वो खादर कहलाती है, और ये ऊपरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में मिलती है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, चीका की अधिकता होती है। और पंजाब में खादर मैदान को बेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये आपको बेट के नाम से जाना जाता है। देखिए, खादर खादर मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु तो बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है खादर में। और देखिए, खादर जो है, खादर हाँ, सॉरी, खादर जो होती है ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी इसमें होती है। कौन सी? नवीन जलोढ़ मृदा होती है, यानी कि सारे न्यूट्रिशंस इसमें मिलते हैं और किसी चीज की कमी नहीं होती जलोढ़ मृदा में। इसलिए ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि नदी, जैसे ये नदी है, घाघरा में जब सूख जाता है तो किनारे किनारे लोग खेती करते हैं, और उसमें पैदावार सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है और उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती है, सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाते हैं, जिसलिए वहां पर जो है पेड़ पौधे बहुत अच्छे से, वहां उपजाऊ भूमि होती है, वहां पर कोई भी फसल पैदा हो जाती है। तो यूं आप समझें कि वही खादर है, वही खादर मृदा है जो जो नदियों के किनारे से घाघरा है, वो बहुत सारे लोग घाघरा किनारे खेती करते हैं। जब सूख जाती है वो, तो किनारा सूख जाता है और वो बहुत उपजाऊ होता है, तो वो खादर, एक तरीके से वो खादर भूमि का ही निर्माण करते हैं। तो वो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। खादर प्रदेश नदियों खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से, देखो, ये इन्होंने बताया भी कि खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। और खादर मैदानी क्षेत्र में क्या क्या हो, सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, जूट, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप समझे, आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए, डेल्टा डेल्टा क्षेत्र क्या है? डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? चार कहा जाता है। उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए, डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि जो होती है उसे चार कहा जाता है। और डेल्टा के मैदान के विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो निचली गंगा घाटी में, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में डेल्टा का मैदान देखने, देखिए, जहां पर जहां पर नदी का पानी जो, जैसे मान लीजिए ये प्राद्वीपीय क्षेत्र है और ये बे ऑफ बंगाल है। जब नदी यहाँ पर आती है और धीरे धीरे यहाँ पर मंद ढाल है, जिसके कारण यहाँ पर पानी बहुत धीरे धीरे आता है और वो बहुत सारा जलोढ़ ला करके इकट्ठा कर देता है। तो ये जो जलोढ़, ये जो डेल्टा का निर्माण करता है, यहाँ पर किसका निर्माण करता है? यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये वाला भाग गंगा किसमें, पश्चिम बंगाल में आती है, इंटर करती है, पश्चिम बंगाल में अपना पानी छोड़ती है। तो जो पश्चिम बंगाल में ये जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये वही चीज बताया गया कि ये डेल्टा का मैदान का विस्तार किस क्षेत्र में है, तो आप बताएंगे निचली गंगा घाटी, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलज हो गया, इसके द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। और आप समझ ही रहे होंगे कि पंजाब को पांच नदियों के वजह से मिलकर मिलने की वजह से जाना जाता है, क्योंकि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी नदियां पंजाब से होकर के गुजरती हैं। तो ये पंजाब का नाम ही इसीलिए पड़ा है, इन पांचों नदियों के कारण। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि व्यास, सतलज, इनके द्वारा एक निर्मित मैदान एक क्रिएट होगा। और जो ये नदियां जब पंजाब में इंटर करती हैं तो यहाँ पर एक मैदान क्रिएट करती हैं, जिसको पंजाब का मैदान कहते हैं। पंजाब की पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि बांगर, को क्या कहते हैं? बांगर को कहते हैं बैड लैंड, या फिर अनु या फिर अनुर्वर भूमि। जाहिर सी बात है, पुरानी जलोढ़ में सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं, और इस प्रकार से वो क्या हो जाती है? बैड लैंड भी कहते हैं उसको, या बांगर कहते हैं। पंजाब के पर्वतपदीय मैदान, पंजाब के पर्वतपदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चास कहते हैं।
पंजाब के पर्वतपदीय नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चाष कहते हैं। अब देखिए पंजाब मैदान के दो आपके क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए आइए जानते हैं, दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। जाहिर सी बात है, एक नदी मान लो ये है और मान लो ये है, ये दो नदियां इधर जा रही हैं, तो बीच में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको खाली दिखाई पड़ रहा है, ये जो पोर्शन है, एक नदी यहाँ से गुजर रही है, एक नदी यहाँ से गुजर रही है, बीच में जो पोर्शन का निर्माण करती है, इसको, इस भूमि को क्या कहा जाता है? इस भूमि को दो आप के नाम से जाना जाता है। इस भूमि को दो आप कहा जाता है, यानी कि दो नदियों के मध्य जो भूमि है उसको दो आप कहा जाता है। तो बारी दो आप, व्यास और रावी के मध्य के बारी, देखिए व्यास को व्यास का बा लिया गया और रावी का रा लिया गया है, यानी कि बारी हो गया, बारी। और सिंधु सागर दो आप क्या कहलाते हैं? झेलम और चिनाब एवं सिंधु के मध्य। सिंधु और कौन सा? सिंधु सागर। सिंधु सागर मतलब सिंधु के, सिंधु और झेलम चिनाब एवं सिंधु के मध्य को सिंधु सागर दो आप कहते हैं। अब देखिए चेनाब झेलम को च और ज, च और ज, चज दो आप कहते हैं। चेनाब का च और झेलम का ज, झेलम से ज, तो चज दो आप कहेंगे। रावी, रचना, देखिए रा से रा, रावी से रा और चेनाब से चना, तो रचना दो आप हो गया। और बिस्त यानी कि बा, ब्यास से बी और सुतलस से अस्त, तो हो जाएगा बिस्त। आप समझ रहे होंगे। तो ये बिस्त दोआब हो गया, ये रचना दोआब हो गया, और ये चज दोआब हो गया। ये कौन सा हो गया? बारी दोआब। और इसको आप समझ रहे होंगे सिंधु सागर दोआब, क्योंकि यहाँ पर दो नदियां झेलम चिनाब है और सिंधु है, तो इन के मध्य जो पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर सिंधु सागर हो जाएगा। देखिए हालांकि ये दिया भी गया, वही बात है, व्यास रावी बारी दोआब, रावी चेनाब रचना दोआब, झेलम सिंधु, ये वही वही बातें हैं, छज दोआब और व्यास सतलज दोआब। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं राजस्थान के मैदान के बारे में। आइए देखते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान व केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा एक विभाजक रेखा का कार्य करता है? अरावली पर्वत। देखिए राजस्थान के मैदान और केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि और राजस्थान के मैदान के मध्य कौन सा पर्वत एक विभाजक का कार्य करता है? अरावली। यानी कि ये हो गया आपका अरावली पर्वत हो गया, ये हो गया अरावली पर्वत, और ये हो गया एक राजस्थान के क्या मैदान हो गया, और इधर हो गई राजस्थान की केंद्रीय भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। तो ये आपका विभाजक का काम कर रहा है। देखिए राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल विभाजक रेखा का कार्य करता है। थार मरुस्थल की विभाजक रेखा का कार्य करता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि बांगर और थार मरुस्थल में की विभाजक रेखा क्या है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखिए राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। तो बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं, रोही। अभी आपने देखा था, देखिए अभी आपने यहाँ क्या देखा, एक बार इसको समझें। ये आपने खादर देखा था और ऊपर क्या देखा था? बांगर। तो यहाँ पर आपने देखा कि बांगर की उर्वर भूमि को, बांगर की उर्वर भूमि, तो जाहिर सी बात है बांगर है तो पुरानी जलोढ़ होगी। क्या होगी? पुरानी जलोढ़ होगी। और पुरानी जलोढ़ होगी तो कह रहे हैं बांगर की उर्वर भूमि को, यानी कि पुरानी जलोढ़ जो है उसमें जो उर्वर भूमि है राजस्थान की, उसको रोही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रोही कहते हैं, रोही कहते हैं। वही जैसे पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है वो क्या निर्माण करती है? सफेद नमक, वही उसको रेहू जैसे बोलते थे, वैसे यहाँ पर रोही बोलते हैं, कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं है। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास हुआ? साथियों राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का विकास हुआ। इंदिरा गांधी गांधी नहर ने राजस्थान में काफी बदलाव देखने को मिलता है। देखिए राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील,
सांभर झील जिसे बोलते हैं उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्थित है? राजस्थान के मैदान में अवस्थित है। ये आप समझेंगे, यानी कि भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय खारे पानी की झील ये सांभर झील, जिसको क्या बोलते हैं? सांभर झील। तो आप यूँ समझें कि राजस्थान की जो खारे पानी एक सांभर झील है राजस्थान में, और सांभर झील कैसी है? खारे पानी की है। कैसी है? खारे पानी की, खारे पानी की झील है। अब देखिए, राजस्थान मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। देखिए, अब आप समझिए कि ये राजस्थान के जो मैदान है, इसमें थार मरुस्थल, खनिज तेल, जिप्सम, नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो जो ये थार मरुस्थल है, इसमें आपको खनिज तेल, जिप्सम, नमक के भंडार, ये आपको राजस्थान के मैदान में जो थार मरुस्थल है उसमें देखने को मिलेगा। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका हुआ है। क्या है? बालुका स्तूपों से ढका हुआ है। गंगा के मैदान का विस्तार किन राज्यों में, प्रमुख रूप से किन राज्यों में? तो आपने देखा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि यूपी से होते हुए बिहार पटना में गंगा नदी आती, यूपी से होते हुए बिहार पटना में मिलती है। ये वाराणसी होकर के आती यूपी में, और कानपुर, और फिर ये आपका वाराणसी कानपुर, और फिर आपका ये मिलता है बिहार पटना, जहाँ पर सोन नदी मिलती है। और फिर ये आकर के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी गिरती है, तो पश्चिम बंगाल, तो जाहिर सी बात है, यानी कि इसमें कह रहा है कि गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो यूपी में होगा, और किसमें? बिहार में होगा, क्योंकि बिहार की पटना में आके मिलती है। और कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को तीन भागों में बांटते हैं। कहाँ कहाँ तीन भागों में बांटते हैं? ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए, गंगा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, आप किस प्रकार से बांटा जाता है। जैसे आप यूँ समझें, अगर आप देखिए, आप यूँ समझें कि अगर आप मान लीजिए गुजरात है, और फिर ये प्राद्वीपीय भारत है आपका, और फिर ये मेघालय वाला पार्ट है, इधर त्रिपुरा मिजोरम वाला पार्ट है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। यहाँ पर ऐसे ऐसे है। तो मान लीजिए ये जो यूपी वाला पार्ट है, ऊपरी गंगा का मैदान ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और निम्न गंगा का मैदान, ये तीन चीजें गंगा को बांटा गया है। तो ऊपरी गंगा देखिए यूपी ये है, और यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, और प्लस ये बिहार वाला जो पार्ट है, तो बिहार वाला ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट दोनों, ईस्ट वाला हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश, और ये बिहार वाला पार्ट। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला पार्ट एक मैदान क्रिएट करता है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट वाला यूपी वाला मैदान क्रिएट करता है, और फिर ये कहाँ जाती है? इंटर करती है बंगाल में, तो एक पश्चिम बंगाल वाला मैदान क्रिएट करता है। यानी कि तीन मैदानों में यूपी को मतलब गंगा को बांटा गया है। अब देखिए, ऊपरी गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को रोहेलखंड वाला मैदान कहते हैं। क्या? ऊपरी गंगा के मैदान को, जो ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी वाले भाग को क्या कहते हैं? रोहेलखंड का, ये वाला भाग रोहेलखंड कहलाता है, रोहेलखंड का मैदान। और ऊपरी गंगा के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं?
ये वाला भाग जो है पूर्वी भाग क्या कहलाता है, अवध का मैदान। क्या कहलाता है, अवध वाला मैदान। ये अवध वाला कहलाएगा, ये कहलाएगा रुहेलखंड वाला, ये रुहेलखंड वाला कहलाएगा। और फिर आपका गंगा के मैदान में जहां तहां गर्त पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गंगा के मैदान में जहां तहां गर्त पाए जाते हैं, इन्हें पटना मोकामा के निकट क्रमशः किन नामों से जाना जाता है, जल्ला और टाल के नाम से। देखिए पटना में किस नाम से जाना जाता है, जल्ला के नाम से जाना जाता है, जल्ला के नाम से। पटना में जल्ला के नाम से जाना जाता है। और मोकामा में किस नाम से जाना जाता है, मोकामा में जाना जाता है टाल के नाम से। तो यूं आप समझे, पटना में जल्ला कहते हैं, और किसे जल्ला कहते हैं, जो गर्त पाए जाते हैं, जो गड्ढे पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, से जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये दो जिले हैं। जिले का पर्वतीय और तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वार कहलाता है। तो देखिए ये आप समझें, ये आप समझे कि गंगा के मैदान की रचना, गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, और मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील बहुतायत पाए जाते हैं। और क्योंकि इस भाग में विसर्प रूप से नदियां बहती हैं। देखिए गोखुर झील बहुतायत पाई जाती है मध्य गंगा के मैदान, क्योंकि इस भाग में नदियां क्या होती हैं, विसर्प रूप से चलती हैं। नदियां ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं विसर्प रूप से। और मान लो नदी ऐसे जा रही है, तो ये कभी ऐसे आई और ऐसे गई, लेकिन ये जो जल काटती हैं, कभी कभी ये काटती हैं धीरे धीरे यहाँ पर, जैसे मान लो सीधी आ रही, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे मुड़ गई, और ये थोड़ा सा पानी यहाँ भर गया, ये यहाँ पर भर गया, फिर इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे पानी भर गया इसका। तो ये झील का निर्माण करते हैं, ये झील जो आज जो बीच में पड़ रही हैं, ये झील क्या होती है, गोखुर झील। ये क्या कहते हैं, गोखुर झील। अरे गोखुर झील कहते हैं, इन्हें गोखुर झील कहते हैं। और ये क्योंकि विसर्प के रूप में नदियां बहती हैं, तो अक्सर गोखुर का निर्माण करती हैं। उसके जो अफवाह के कारण, अफवाह तंत्र जो है गंगा का, विशाल है अफवाह तंत्र, इसके कारण से पानी इधर उधर चला जाता है लहरों के माध्यम से, या फिर ऐसे ही कट जाता है मान लो। और ये तो ये धीरे धीरे यहाँ पानी जमा हो जाता है, और ये एक गोखुर का रूप ले लेता है, तो उन्हें गोखुर झील कहते हैं। और ये बहुतायत देखने को मिलता है मध्य गंगा के मैदान में। ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर क्रिएट होता है, तो हिमालय पर्वत और मेघालय के पठार के मध्य कौन सी मैदानी क्षेत्र अवस्थित है, तो ये होता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए कैसे, मेघालय के पठार और हिमालय पर्वत के मध्य, किसका, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र मैदान को किन फसलें, चावल और पटसन। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः असम में है, मुख्यतः असम राज्य में। जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारा ये मान लीजिए, यूँ समझें आप लोग, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका, यूँ समझें आप लोग, ये आपका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये इंडिया है। तो इंडिया में क्या है कि इसमें जो इंटर करती है गंगा नदी, तो ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश वाले पोर्शन से, या यहाँ चीन में सांगपो नदी, सांगपो के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही यहाँ इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, इंटर अरुणाचल प्रदेश से होकर के, और ये असम असम होके जाती है। तो ये जो असम में वाला जो पार्ट है, ये मैदानी क्षेत्र का एक मैदानी क्षेत्र क्रिएट करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो मैदानी क्षेत्र क्रिएट करती है, ये क्या है, इसका विस्तार, सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। वही बात, असम में देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस मैदान में अवस्थित है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में क्या कौन सा वो स्थित है, कौन सा, ब्रह्मपुत्र कौन सा है, वो माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र के मैदानी
क्षेत्र में। अब देखिए भारत की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी, जो घाटियां पढ़ना है हम लोग को, तो देखिए प्रमुख घाटियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपको जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। देखिए सबसे ज्यादा घाटियां आपको ऊपर ही देखने को मिलती हैं। ये जो आपका इंडिया है, और ये जो आपका पोर्शन है यहाँ, ये आपको गुजरात है, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये आपको पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है जम्मू कश्मीर वाला, ये जो लद्दाख वाला पोर्शन है, तो इसमें क्या है, लद्दाख वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा लद्दाख में मरखा घाटी है। देखिए मरखा घाटी लद्दाख, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, तो मरखा घाटी। और कश्मीर नुब्रा सुरू, कश्मीर नुब्रा सुरू, और ये आपका मरखा घाटी, मरखा घाटी, कश्मीर, नुब्रा, सुरू और मरखा घाटी, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए कश्मीर और महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, तो आप लोग जानते ही हैं कि महान हिमालय ये होकर के जाता है, और फिर सॉरी, महान हिमालय, ये देखिए ऐसे करके ये आपका, ये आपका महान हिमालय जो जाता है, तो महान हिमालय ये आपका, यहाँ पर आपकी कौन सी है, पीर पंजाल है। यहाँ पर आपके पीर पंजाल, तो पीर पंजाल वाली श्रेणी जो है, कहा गया, हाँ ये देखिए यूं आप समझे, पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी है। और सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी, नुब्रा नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, तो जाहिर सी बात है जो सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में, उससे एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है, तो जाहिर सी बात है ये नुब्रा घाटी का निर्माण करेगी। और हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल, चिटकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है, किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है, तो सांगला घाटी। देखिए सारे पोर्शन यही हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यही वाले पोर्शन में आपको सारी घाटियां देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश में दो दो घाटियों का जिक्र किया गया, एक तो हिमाचल के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती कौन सी, हिमाचल में दो घाटियां हैं, एक तुम्हारी किन्नौर हो गई, एक किन्नौर घाटी, कन्नौर घाटी का डिस्कशन किया है, और वो भी चिटकुल गांव से निकलती है। और दूसरी आपकी बसपा घाटी है, बसपा घाटी के नाम से जानी है सांगला घाटी। कौन सी, सांगला घाटी, जो कि बसपा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। ये दो डिस्कशन किया है। और देखिए छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है, मालना घाटी। एक घाटी और है हिमाचल प्रदेश में जो मालना घाटी के नाम से जानी जाती है। तो ये घाटियां जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। देखिए धौलाधार, पीर पंजाल, ये जो श्रेणी है, ये जो आपको दिखाया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये जो है, तो इसमें पीर पंजाल और एक धौलाधार, ये जो इन दोनों के मध्य, ये पीर पंजाल है, यहीं पर कहीं धौलाधार है, तो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य जो है कुल्लू घाटी का निर्माण होता है। कुल्लू घाटी का निर्माण करते हैं लाहुल, पंगवाला, भोटिया, ये जनजाति कहाँ पर है, पांगा घाटी में, पांगी घाटी में है। बौद्धों का प्रसिद्ध मत तो ताबो घाटी, ताबो मठ, जो कि स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में एक और स्पीति घाटी का जिक्र हुआ। देखिए हिमाचल प्रदेश में दो पहले जिक्र हो गया, हिमाचल प्रदेश में दो पहले हो गया, एक तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, और एक कौन, सांगला, और एक और ये तुम्हारा पांगी घाटी, पांगी नहीं सॉरी, ये स्पीति घाटी। तो कांगड़ा और सांगला, और ये आपका स्पीति घाटी, स्पीति घाटी जहाँ पर बौद्धों का मठ है, ताबो मठ। देखिए चंद्र और भागा नदियां किसका निर्माण करती हैं, एक घाटी का निर्माण करती हैं जो कि लाहुल घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए कांगड़ा घाटी जो है वो पर्यटन स्थल से
काफी प्रसिद्ध है, धर्मशाला अवस्थित है यहाँ पर। आइए देखते हैं, शिवालिक शिवालिक हिमालय वल्लभ हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है? दून घाटी है। कौन सी घाटी हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? दून घाटी का उदाहरण। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। हम कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है? यूथोंग घाटी। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग, देखिए हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है कौन सी घाटी? यूथोंग घाटी। अब देखिए कुछ घाटियां हैं और उनके राज्य भी हैं, वो आप देख लेते हैं कि देखिए इनका हम डिस्कशन कर लेते हैं, वही जो डिस्कस किया हमने। देखिए मरखा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में मरखा घाटी है। और जम्मू कश्मीर में देखिए कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, कश्मीर, नुब्रा, सुरू, किन्नौर, और ये आपका पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी, और पांगी घाटी, पांगी पांगी, और स्पीति घाटी, और ये आपका स्पीति घाटी, लाहुल घाटी, और ये कांगड़ा घाटी। यानी कि मेन 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 जो इम्पोर्टेंट है ये चंबा घाटी, ये चंबा घाटी। तो ये आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं एक तरीके से। ये इस प्रकार से भी बना सकते हैं, KNS, KPS, MKPS और LK। तो इस प्रकार से LK और ये च, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियां, उत्तराखंड में कौन कौन सी, आप यूं कह सकते हैं दून घाटी जो कि उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सोर घाटी, देखिए फूलों की घाटी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल है। दून घाटी उत्तराखंड में है, सोर घाटी उत्तराखंड में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, जोहार घाटी, जोहार जोहर जोहर भी घाटी, धर्मा धर्मा भी उत्तराखंड में है। और न्योरा घाटी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए सिक्किम में दो घाटियां हैं, चुम्बी और यूथांग, ये दोनों घाटियां सिक्किम में हैं। जुकू घाटी नागालैंड में है, अरुकु घाटी आंध्र प्रदेश में है, और कंबम कंबम घाटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और शांति घाटी, केरल बिल्कुल शांत है, ये आप समझेंगे केरल बिल्कुल शांत है। और कंबम घाटी तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है, एक ही है। नागालैंड भी जुकू है। सिक्किम में चुम्बी यूथांग है, दो ही घाटियां हैं। और पश्चिम बंगाल में एक ही है, कौन सी? न्योरा घाटी। और धर्मा, जोहार, नेलांग, सोर, सोर, धर्मा, जोरांग, और ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए बाकी अब बात कर लेते हैं इधर, किसकी बात करेंगे? हाँ, भारत की द्वीप समूह, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है भारत की द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अब आप लोग एक अपडेटेड पॉइंट आप लोग जान रहे होंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी? और क्या है? पोर्ट ब्लेयर। लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम अब चेंज हो गया है, अब आप लोग कहेंगे इसको श्री विजय श्री विजयपुरम। ये करंट अपडेटेड है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट अंडमान निकोबार की राजधानी अब क्या है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। पोर्ट ब्लेयर को क्या नाम से जाना जाएगा? श्री विजयपुरम। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है। और उत्तरी अक्षांश देखिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। देखिए अगर ये प्राद्वीपीय भारत है तो ये आपका अंडमान निकोबार, आप यूँ समझें कि ये आपका अंडमान है, ये निकोबार है। तो यहाँ पर 10 डिग्री का 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये आप समझ लेंगे। और ये कहाँ पर है? ये आपको बंगाल की खाड़ी में है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। और ये समझें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह
द्वीपों और टापुओं की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? अंडमान निकोबार के द्वीपों की संख्या 572 है। यहाँ पर 572 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अंडमान द्वीप समूह की राजधानी देखिए यहाँ पर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अपडेट नहीं है, तो आप ये समझिए विजय श्री विजयपुरा, ये हो जाएगा। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीपों में समूह उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। देखिए एक चीज और आप देख लेंगे कि अंडमान में द्वीपों का समूह कौन कौन सा है। देखिए एक तो उत्तरी अंडमान हो गया नॉर्थ वाला, एक मिडिल अंडमान हो गया, और एक साउथ वाला हो गया, एक आपका लिटिल अंडमान हो गया। तो नॉर्थ वाला देखिए, नॉर्थ साउथ दो अंडमान तो पहले से हो गए, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, लेकिन एक मिडिल भी हो गया, एक नॉर्थ और साउथ के बीच में एक मिडिल अंडमान हो गया, और एक कौन सा, एक छोटा वाला, यानी कि लिटिल अंडमान हो गया। तो इस प्रकार आप याद कर लेंगे, यानी कि एक नॉर्थ अंडमान हो गया, और एक साउथ अंडमान हो गया, एक मिडिल अंडमान हो गया, और एक सबसे छोटा अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया। तो इस प्रकार से अंडमान को बांटा गया है, अंडमान को द्वीप समूह में। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, देखिए साउथ और ये लिटिल, इन दोनों के मध्य कौन सा दर्रा है? तो इन दोनों के मध्य कौन सा दर्रा है? डक्कन पास है। कौन सा? डंकन पास, डंकन पास है। तो ये आप समझे, यानी कि साउथ वाला जो अंडमान है साउथ, और ये हो गया नॉर्थ अंडमान, ये हो गया मिडिल। तो साउथ और ये जो लिटिल है, साउथ और लिटिल, इनके मध्य कौन सा है? डंकन पास है, डंकन दर्रा गुजरता है, या डंकन पास आप समझेंगे। देखिए और आप समझे कि अंडमान निकोबार में, और आप समझे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो यूं आप समझे, ये अंडमान और ये निकोबार, अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक, सैडल पीक है, ये आप समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। देखिए पर्वत चोटियां क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? देखिए सैडल पीक की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। माउंट माउंट थ्रिलर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में है, और ग्रेट निकोबार में है माउंट डिओली 515 मीटर है, मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में है, माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान में है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोको स्टेट, कोको स्टेट किसको अलग करता है? तो कोको स्टेट आप देख रहे हैं अंडमान को म्यांमार म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि अंडमान और ये आपको प्राद्वीपीय भारत, अगर हम चलते हैं तो प्राद्वीपीय भारत, ये आपको प्राद्वीपीय भारत है, इस प्रकार से आप समझे। एक बार देखिए, देखिए आप यूं समझें, कोको स्टेट, देखिए कोको स्टेट अलग करता है, तो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से, किससे? कोको द्वीप समूह से अलग करता है, अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से। और भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो बैरन द्वीप का। किसका? बैरन द्वीप के। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बैरन द्वीप जो है किस द्वीप से ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो बैरन द्वीप। तो जो बैरन द्वीप आपको देखने को मिलता है इंडिया में, वो किससे उसका निर्माण हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। देखिए बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में है। कहाँ पर? अंडमान, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है उसमें अंडमान सागर है, और अंडमान सागर में कौन सा है? बैरन द्वीप। उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसे नारकोंडम कहते हैं। तो देखिए एक तो अंडमान के पूरब में, अंडमान के ईस्ट में, एक अंडमान के ईस्ट में नारकोंडम एक द्वीप समूह है जो सुषुप्त पड़ा हुआ है, और इसे नारकोंडम कहते हैं।
नारकोंडम, ये कभी विस्फोट नहीं हुआ, न विस्फोट होने की संभावना है। तो ये आपका अंडमान के ईस्ट में जो है नारकोंडम आपको देखने को मिलेगा। निकोबार मुख्यतः किन द्वीप समूहों का, तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। अब देखिए, जैसे कि आपने अंडमान को देखा था, अंडमान कितने द्वीप समूहों में बटा हुआ था, एक तो नॉर्थ अंडमान, फिर आपका मिडिल अंडमान, एक नॉर्थ था, फिर एक साउथ था, एक मिडिल अंडमान था और एक लिटिल अंडमान था। अब उसी प्रकार से द्वीप समूह, किन द्वीप समूह में निकोबार बटा हुआ है, तो ये आपका अंडमान का था, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब आप एक बार देख लेते हैं निकोबार का। तो निकोबार भी तीन में बांटा गया है। एक आपका कार निकोबार, कौन सा कार, एक आपका ग्रेट निकोबार और एक आपका लिटिल निकोबार। ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, बहुत महान, और एक आपका लिटिल, यानी कि इसमें भी लिटिल निकोबार है और लिटिल अंडमान था, उसी प्रकार से लिटिल निकोबार है। और यहाँ पर नॉर्थ अंडमान था, यहाँ पर क्या है, ग्रेट अंडमान, और ये कार निकोबार। तो इस प्रकार से निकोबार भी तीन द्वीप समूहों में बटा हुआ है। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है, करेल्यू द्वीप है। और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है, 6 डिग्री चैनल। तो देखिए, आपने निकोबार को समझा था, एक ग्रेट निकोबार, एक लिटिल निकोबार और एक आपने कार समझा था, कार निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार है, एक बार, जो ग्रेट निकोबार है, तो वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है, सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। कौन सा, 6 डिग्री चैनल अलग करता है। और कौन सा इंडिया के द्वीप, इंडोनेशिया के द्वीप भौगोलिक समूह को ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है, तो इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा द्वीप, अभी हमने बताया कि ग्रेट निकोबार के बिल्कुल पास में है। तो वही चीज बता रहे हैं कि इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक समूह ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला द्वीप जो है, ये सुमात्रा वाला द्वीप कौन सा है, इंडोनेशिया का है, और ये ग्रेट निकोबार के सबसे पास में है, जो 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। कौन सा द्वीप समूह टर्सेरी, टर्सेरी कालीन अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित रूप है, तो अंडमान निकोबार है। ये जो अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलता है, ये अंडमान निकोबार क्या है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो आई है हिमालय पर्वत से, फिर उसी का ये विस्तारित रूप है, उसी का विस्तारित रूप है। और अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित रूप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्रिलर है, माउंट थ्रिलर है। देखिए, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूरी पर है, तो 139 दूरी। बैरन द्वीप क्या है, पोर्ट ब्लेयर से, यानी कि श्री विजयपुरम से 139 मीटर दूर है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मध्य अंडमान, और ये 1536 किलोमीटर है। तो द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। देखिए, अंडमान को कितने भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। तो ये जो मिडिल अंडमान है, एक प्रकार से जैसे ग्रेट निकोबार कहते थे वहां पर, ये मान लो ये आपका, ये अंडमान है, और निकोबार को कितने में, कार निकोबार, और फिर आपका ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, ये आपका है। तो जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप पढ़ रहे हैं, तो ग्रेट कौन सा होगा, मिडिल होगा, मतलब इसको सबसे बड़ा यू कहेंगे, सबसे बड़ा अंडमान है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। और इसका कितना है, 1536 किलोमीटर स्क्वायर है, 1536 किलोमीटर स्क्वायर। छोटा अंडमान द्वीप समूह किस जनजाति के अधिवास क्षेत्र है, तो ओंग जनजाति। कौन सा, ओंग जनजाति।
अंडमान द्वीप समूह में सबसे उत्तरी द्वीप में कौन सा लैंडफॉल द्वीप है? कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाली 3 जातियां वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं अंडमान पे? देखिए, अंडमान पे जो जनजातियां हैं, अंडमान पे जो जनजातियां हैं वो आप समझेंगे, वो आपको समझेंगे जोरवा। वो आप समझेंगे कौन सी हैं? जोरवा, जारवा, सॉरी, जारवा हो गया, शाम्पेन हो गया, साम्पेन, जारवा, शाम्पेन और सेंट लीज। जारवा, साम्पेन, सेंट लीज, सेंट लीज। यूं आप समझे, जारवा, शैम्पेन, शैम्पेन, सेंट लीज। यानी कि ये आप समझेंगे जरा सा शैम्पेन, जरा सा, ये जारवा, शैम्पेन, सेंट लीज। यानी कि ये आप JSS भी कर सकते हैं, JSS भी याद कर सकते हैं, जारवा, शैम्पेन और सेंट लीज। ये आपका ये जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार में। 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले और किन द्वीपों का? अब देखिए, इसमें कौन कौन से द्वीप? जो रास द्वीप था उसका नाम क्या कर दिया गया? सुभाष द्वीप। और जो नील द्वीप था उसका शहीद द्वीप। और जो हैवलॉक था उसका उसका हैवलॉक का स्वराज द्वीप। तो सुभाष द्वीप रास का, शहीद का, ये आप समझेंगे नील द्वीप, और ये आप समझेंगे हैवलॉक का स्वराज द्वीप। तो इस प्रकार से, जैसे श्री विजयपुरम भी नाम चेंज किया गया पोर्ट ब्लेयर का, ये आप अपडेटेड है और ये आप याद रखेंगे। देखिए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कौन सा द्वीप? प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप अरब सागर में है। आप ये प्राद्वीपीय भारत पढ़ना है। इधर आप पढ़ रहे थे अंडमान निकोबार, और लेकिन इधर आप पढ़ेंगे अरब सागर। तो इधर भी एक द्वीप है, और जो द्वीप क्या कहलाता है? लक्षद्वीप। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लक्षद्वीप। देखिए, इसके भी कुछ रीजन है। ये जो द्वीप है इसका निर्माण प्रवाल भित्ति के कारण हुआ। प्रवाल भित्ति के कारण हुआ। अब प्रवाल भित्ति के कारण हुआ। और इसमें लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कितने द्वीप हैं यहाँ पर? 36 द्वीप हैं। और जिसमें लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? 10 है। जिसमें 36 टोटल है, लेकिन आबाद द्वीपों की संख्या 10 है। मिनिकॉय लक्षद्वीप अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक करता है? देखिए, मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इनसे ये अलग करता है। लक्षद्वीप से मिनिकॉय अलग होता है 9 डिग्री चैनल से। कौन से? 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। और जलमार्ग में लक्षद्वीप, जलमार्ग चैनल या लक्षद्वीप मिनिकॉय से मालदीव के अलग होता है 8 डिग्री चैनल से। यानी कि मिनिकॉय से मालदीव कितना अलग होता है? मिनिकॉय से मालदीव अलग होता है लक्षद्वीप का मिनिकॉय, और जलमार्ग चैनल और ये मालदीव इनसे अलग होता है 8 डिग्री चैनल। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, और देखिए कौन सा तट रेखा भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? मिनिकॉय आता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एडरॉथ। एडरॉथ है। ये 4 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 5 वर्ग किलोमीटर आप यूँ समझें। अब देखिए, अन्य द्वीप कौन से हैं? श्री हरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, एक प्रकार से समझिए। यहाँ पर टेस्ट होते हैं सारे। अंतरिक्ष जो श्रीहरिकोटा, यहाँ से उपग्रह वगैरह भेजा जाता है। और देखिए, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? श्रीहरिकोटा। देखिए, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में बनाया गया। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है,
जहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। हमने बताया कि यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यही एकमात्र भारत का एक ही मात्र प्रक्षेपण केंद्र है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना था। ये कहाँ पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर है। तो यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। और ये अब भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा है? पंपन द्वीप है। तो देखिए, ये आप समझें कि भारत, ये प्राद्वीपीय भारत, ये आपका श्रीलंका है। तो इसके मध्य प्राद्वीपीय भारत, और ये आपका भारतीय द्वीप, और ये श्रीलंका के मध्य एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। देखिए, राम सेतु आदम ब्रिज धनुष कोड से शुरू होते, किस स्थान से शुरू होता है? तो धनुष कोड से शुरू होता है। और पंबन द्वीप अन्य किस रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है? पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत के सर्वाधिक आबादी वाला सालसेट द्वीप यानी कि मुंबई, मुंबई किस पर बसा हुआ? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ। तो ये आप याद रखेंगे। एलिफेंटा मुंबई के पास में है, एलिफेंटा द्वीप। और भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। बेयंत शयोधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में है। पिरम द्वीप कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप अरब सागर तट है। और कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ केरल में है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। और ये आपका अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। और भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? माजुली, वही वाला जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली, है ना। तो भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा था? माजुली। वेलिंगटन द्वीप किस शहर में है? तो कोची शहर, केरल में, केरल में है वेलिंगटन द्वीप। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 सितंबर 2016 में इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, असम का 1 सितंबर 2016 में इसे घोषित किया गया था। खड़िया बेट और आलिया बेट, खाड़िया बेट और आलिया बेट, ये नर्मदा ताप्ती तापी के मुहाने पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि ये द्वीप क्या होते हैं। ये आपने द्वीप के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और आपने ये सारी चीजें आपने अध्ययन करी। तो साथियों, हमारे चैनल को अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लगातार जुड़े रहें, और एक दो बार ज़रूर देखें। और उम्मीद करते हैं कि ये देखते देखते आपको सारी जियोग्राफी एकदम छू मंतर, यानी कि बहुत इजी हो जाएगी आपको एग्ज़ाम निकालना। और ये पॉइंट टू पॉइंट आप सारी एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाएंगे इसके अध्ययन से। ये समझाने का जो तरीका आप कमेंट के माध्यम से बताएं, जो भी अ, आप नहीं समझ पा रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।